लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। जब से शराब बंदी हुआ है तब से लगभग लगभग 1000-1500 लोग तो जरूर ही मरे हैं बिहार में। तो ये लोग किसके गलती से मरे हैं? कौन कहा था इनको कि जाके आप शराब पीजिए? ये खुद के गलती से गए, खुद के गलती से शराब पिए और उनका जान गया। तो इससे सीखना चाहिए और लोगों को। लेकिन जो थोड़ा सा रिच लोग हैं उनके बच्चे नशा की तरफ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं। वो सूखा नशा बहुत ज्यादा कर, जैसे स्मैक वगैरह हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, मेडिकल नशा वो आसानी से जाता। पहले क्या था कि गांजा नशा था, दारू था। सबसे पहले अगर किसी को नशा छोड़ना है तो अपने माँ बाप के करीब जाइए, उनसे बैठिए, उनसे बात करिए, अपने समस्याओं को उनसे शेयर करिए। अपने अंदर, आपके अंदर जो भी बुराई है आप अपने माँ बाप से शेयर करिए, ना कि अपने दोस्तों से। अपने माँ बाप को दोस्त समझ लीजिए। भले ही आप कहेंगे कि हाँ पिताजी, हम पापा हम देखिए ना बहुत ज्यादा गांजा पीते हैं, हमको लत लग गया और इतना बुरी तरीके से इस नशा के दलदल में हम फंस गए कि नहीं निकल पा रहे हैं। तो पिताजी सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि लात जूता का कमी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप उनको बोलिए। जब आप एक बार बोलेंगे तो वो गुस्साएंगे, 2 बार बोलेंगे तो वो उनको थोड़ा सा नाराजगी रहेगा, लेकिन चीजों को समझेंगे। आप बार बार उनसे बोलिए कि हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं, हम कैसे निकले। तो माँ बाप को जब आप अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो एकदम आपका आसान हो जाएगा नशा छोड़ने वाला जो रास्ता है। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है, आप बताइए। आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए कि विशाल राय के पीछे का राज क्या है? आप हैं क्या समाज सुधारक, कंटेंट क्रिएटर, या फिर पत्रकार, या फिर कुछ और? नहीं, हम एक समाज सेवक हैं और हमको समाज सेवा करके ही बहुत अच्छा लगता है। हमको ना ही पत्रकार बनने का शौक है और ना ही कंटेंट क्रिएटर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं। तो कह सकते हैं कंटेंट क्रिएटर, समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट? हाँ। कहाँ से एक्टिविज्म किए? कहीं से नहीं किया। इसके लिए करने का क्या जरूरत है? हम समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं हम लोग, इसलिए सोशल एक्टिविस्ट। सोशल मीडिया पर कैसे आना हुआ? कब से है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे काफी दिनों से हैं हम लोग, लेकिन इधर कुछ मतलब 1-2 साल में थोड़ा सा सोशल मीडिया के प्रति रुचि बढ़ा। और सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता था जिस पे हम लोग काम करते थे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को दूसरे को खोजना पड़ता था कि भाई कोई आए और इसको कवर कर दे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग खुद बोलना शुरू किया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू किया और उस पे वीडियो वायरल होने लगा। तो उससे हुआ कि भाई अब चलो इसको हम लोग चैनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो विशाल मंच करके भी हम बनाए, टाइम्स ऑफ अयोध्या भी है हम लोगों का। तो उस पे हम लोग काम करना शुरू किए और आज एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म। मतलब इस तरीके से आप समाज सुधारक से पत्रकार बन गए? नहीं, पत्रकार नहीं, डिजिटल क्रिएटर जो आप कह रहे थे ना। अभी तो आपने डिनाई किया कि नहीं मैं क्रिएटर नहीं हूँ। नहीं, हम डिनाई नहीं, हम पत्रकार, हम ये कहें कि हम पत्रकार नहीं हैं, हम क्रिएटर हैं लेकिन पत्रकार नहीं है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई बचपन में तो गोपालगंज से है। हम तो गोपालगंज में सेंट फ्रांसिस स्कूल एक है, वहाँ पे पढ़े काफ़ी दिन, 3-4 साल। उसके बाद फिर पटना आ गए, पटना के सेंट डोमिनिक स्कूल से पढ़ाई हुआ है, वहाँ पे 2 साल पढ़ाई किए हैं। उससे पहले एक सैरोन्स पब्लिक स्कूल है रामनगरी में, वहाँ भी कुछ दिन पढ़ाई हुआ। तो यही से इतना ही पढ़े ही है, उसके बाद पढ़ाई ही नहीं किए हैं। 8वीं तक पढ़ाई कर पाए हैं। उसके बाद से आर्यावर्त एक है गोपालगंज में, वहाँ कुछ दिन पढ़ाई की है। उसके बाद पढ़ाई बंद हो गया क्योंकि हम थोड़ा सा नशा के चपेट में आ गए थे। 4थी क्लास में ही हम नशा करना शुरू कर दिए थे। नशा 4थी क्लास से? हाँ, हॉस्टल में रहते थे बचपन में से ही। 5 साल की उम्र से ही हॉस्टल चले गए क्योंकि उस टाइम अपराध बहुत ज़्यादा था, गांव में बहुत सारा गोली वगैरह चला करता था। तो मम्मी आंगनबाड़ी में है तो मम्मी चली जाती थी अपने स्कूल में। तो इस वजह से उनको परेशानी ना हो तो हमको, मेरे बेहतर भविष्य के लिए हमको हॉस्टल में भेज दी। तो हॉस्टल रहने लगे। हॉस्टल से जब गोपालगंज से जब पटना आए तो यहाँ पे 4थी क्लास में हम पढ़ते थे सेंट डोमिनिक में। और हॉस्टल में ही एक दोस्त शुरुआत में गुल जो होता है ना, गांव में लोग गुल से ब्रश वगैरह भी करते हैं, वो नशा भी होता है उससे, गुल खैनी तंबाकू है। तो गुल खिला दिया। उसके बाद से नशा का उस टाइम से लत लग गया। गुल खाने लगे, सिगरेट वगैरह, गांजा, ये सब धीरे धीरे बढ़ते चला गया। ये किस क्लास की बात बता रहे हैं आप? 4थी क्लास में ही नशा का लत लग गया। क्या एज क्या थी आपकी?
एज हमको लगता है कि 12-13 साल होगा, यही उतना एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हॉस्टल में वार्डन नहीं है? नहीं, मतलब कोई? हॉस्टल में सब कुछ था, लेकिन वो सब अब नशा कोई दिखा के तो नहीं करता है, लोग छिप के नशा करते हैं। कोई भी बच्चे होते हैं तो वो छिप कर नशा करते हैं, तो छिप कर नशा करते थे हम लोग। बाथरूम वगैरह में, बाथरूम का जो वेंटिलेटर था तो उस पे हम लोग रख देते थे उसको और वहां करते थे। तो कभी आता कभी हॉस्टल में आया कहाँ से वो? हॉस्टल में वही एक दोस्त था मेरा जो बहुत नालायक था, उसका नाम लेके उसको बदनाम नहीं करेंगे, तो वो लेकर आया था पहली बार। और वो ऐसे ही मजाक मजाक में एक बार चखा दिया। तो पहली बार तो जब नशा किए थे तो गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, लेकिन दूसरी बार जब वो कराया तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद से कंटिन्यू हो गया, बहुत सारा परेशानी हुआ। आप ये बहुत एकदम हॉरिबल बात बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो डर जाएंगे अपने बच्चों को हॉस्टल भेजने से। हाँ बिल्कुल, बचपन में किसी को भी हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए। किसी भी बच्चे को हम सभी माता पिता से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप मतलब कि छोटे उम्र में हॉस्टल मत भेजिए। जब समझदार हो जाए, थोड़ा सा समझदारी आ जाए उसके अंदर, तब आप उसको हॉस्टल भेजिए, तब जाकर वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाएगा। हम लोग बहुत छोटे उम्र में हम हॉस्टल चले गए थे, 5 साल का लगभग उम्र था मेरा, और अपराध एकदम चरम पे था। तो अपराध क्यों चरम पे था? मेरे तरफ अपराध बहुत ज्यादा था, गोली वगैरह जहां तहां चलते रहता था, किडनैपिंग, अपराध इधर उधर। किसकी सरकार थी उस वक्त की उनके? उस वक्त 2005 से पहले की बात है ये। अच्छा। तो उस वक्त शायद से लालू जी का सरकार था, मतलब कि आरजेडी का सरकार था। उस टाइम लालू जी थे या राबड़ी देवी जी सरकार में थी ये पता नहीं, लेकिन उस टाइम अपराध बहुत ज्यादा था और खौफ था बहुत ज्यादा। उस टाइम हम लोग के गांव का सड़क वगैरह अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मम्मी हॉस्टल में डाल दी कि भाई ये डेली जाएगा आएगा। तो पिताजी थोड़ा सा ठेकेदार वगैरह थे, तो इस वजह से कि भाई कहीं कोई परेशानी ना आए, तो मम्मी हॉस्टल में भेज दी। 4 साल हॉस्टल में रहे, तो बचपन में से ही सातिर थे हम, थोड़ा सा हॉस्टल से भाग जाया करते थे। तो गोपालगंज से उठाकर हमको पटना भेज दी। पटना में ही पहली बार जब यहाँ पे 1-2 साल रहे तो एक दोस्त आया, वही नशा सिखा दिया। फिर वहां से एक नया जीवन ही शुरू हुआ। चौथी के बाद से जब 8वीं में हम गए, तो 8वीं का फाइनल एग्जाम था, फरवरी मार्च में फाइनल एग्जाम होता है। उससे पहले ही मेरा पढ़ाई फाइनल ही वही खत्म हो गया था नशा के कारण, क्योंकि नशा की वजह से जो संतुलन था मानसिक, वो एकदम गड़बड़ा गया था। रास्ते से भटक चुके थे। मेरा इंजीनियर बनने का सपना था। कोई भी पूछता था कि क्या बनना है पढ़ लिख के, तो हम कहते थे इंजीनियर बनना है। और जब नशा करने लगे थे तो वहाँ से दिमाग भटक गया था। वहाँ से दिमाग में आ गया था कि नहीं, हमको भी ये करना है, बड़ा आदमी बनना है। तो पैसे कहाँ से लाते थे? मतलब नशा की जो चीजें पढ़ाई करने के लिए जो पैसा मिलता था घर हाँ। से, जो मम्मी पापा जो देते थे पैसा, उस पैसा का हम लोग मिसयूज कर देते थे, जिसका अब जाकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। शायद से आज हम पढ़े लिखे होते और नशा नहीं किए होते तो और कुछ बेहतर कर पाते जीवन में। लेकिन अब मेरा प्रयास है कि हम जो कुछ भी हुआ जीवन में उसको भूलकर और उन्हीं चीजों पे हम काम करें, नशाबंदी पे काम करें। क्योंकि नशा के कारण मेरी मम्मी बहुत रोई है, मेरे पिताजी बहुत ताना सुने हैं। मेरे पिताजी का करोड़ों का व्यापार जो है वो एकदम मिट्टी में मिल गया, हम कहें तो पानी में मिल गया। मम्मी बहुत ज्यादा गांव समाज से ताना सुनी है। हमेशा वो लोग अपने आप को कोसते थे कि ऐसा कौन सा पाप हम कर दिए कि मेरे बेटा को ऐसा लत लग गया नशा का। क्योंकि किसी का भी, आप ही का बेटा अगर होगा और उसको नशा का लत लग जाएगा, तो जरूर से आप अपने किस्मत को कोसिएगा, अपने कर्म को कोसिएगा कि ऐसा हम क्या कर दिए थे अपने जीवन में जो मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज था। मम्मी पापा बहुत परेशान हुए, लेकिन फाइनली 2020 अप्रैल मई में हमें 100% नशा मुक्त हुए थे। उसके पहले जीवन मेरा बहुत ज़्यादा, समझिए कि कठिनाइयों से भरा हुआ था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस जगह पे बैठेंगे या हमको 10 लोग अच्छा समझेंगे। हम क्योंकि अपने घर के लोग अपने साथ बैठाना उठाना पसंद नहीं करते थे। अपने ही परिवार के लोग हमेशा एक छुआछूत वाला भेदभाव, क्योंकि नशेड़ी से समाज कभी भी खुश नहीं रहता है। नशेड़ी को लोग भीख देना भी पसंद नहीं करते हैं। तो परिवार में भी अगर कोई नशेड़ी हो जाता है तो लोग उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रहते हैं। तो वो सब सिचुएशन था, बहुत बुरा तो उस स्थिति था। सिचुएशन में आपके मम्मी पापा ने आपके कितना साथ दिया या छोड़ दिया आपको? नहीं, देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि पापा बहुत मारते थे, मम्मी मारती थी, लेकिन माँ के अंदर ममता होता है, तो माँ समझती थी चीजों को। तो माँ समझती थी और बहुत ज्यादा कोऑपरेट भी करती थी।
तो जब नशा का एक बार क्या हुआ था कि हम पटना में पढ़ाई करते थे, पटना से सिचुएशन बिगड़ते गया तो हम चले गए गांव गए। तो 8वीं के बाद से जब मेरा पढ़ाई फाइनली बंद हो गया तो 1 साल तक हम एकदम समझ जाइए कि हम पढ़ाई करने का, पढ़ने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्रेशर दिए कि भाई तुमको विदेश भी कमाने जाना होगा तो तुमको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट बनवाना होगा तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, तो तुम 10th और 12th कम से कम कर लो जाके यूपी बोर्ड से। तो यूपी में मेरा एडमिशन हुआ देवरिया जिला के इस स्कूल में, उस स्कूल का नाम भी अब हम भूल चुके हैं। तो 10वीं में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से हम एग्जाम दिए। एग्जाम देने जाते थे तो बाहर में खूब गांजा पी के जाते थे, चुनौती रखते थे खैनी के लिए। तो अंदर में 2-3 घंटा का समय रहता था, बेचैनी होता था तो खैनी खा लेते थे और गांजा पीकर पूरा जाते थे। और जब यूपी से जब एग्जाम देकर निकलते थे तो यूपी बिहार के बॉर्डर पे रुक के शराब वगैरह, मेरे मामा जी साथ में जाते थे, मामा जी के साथ मेरा बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ है। तो मामा जी और हम बैठकर चिकन बनवाते थे और एक बोतल लेके हम लोग पी लेते थे और तब वहां से हम अपने घर की ओर जाते थे। तो सिचुएशन उस टाइम ऐसा हो गया था। उसी बीच हम उसके पहले पटना रहते थे। तो पटना में क्या हुआ कि बोरिंग रोड यमुना अपार्टमेंट है, उसके पीछे एक फ्लैट था, वहीं पे हम रहते थे। कुछ दोस्तों के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ कुर्जी मोड़ पे और नशे के हालत में हमको थाना पकड़ कर लेकर चला गया। दीघा थाना हमको पकड़ लिया। वहां से थाना लेकर गया, 24 घंटा तक हम लोग थाना में रहे। उसके बाद से फिर पटना से हम चले गए गांव, मतलब वो मेरा आखिरी था समझिए। पटना से हम गांव चले गए। गांव पे जाने के बाद मेरा स्थिति ऐसा हो गया था, क्योंकि पटना में मेडिकल नशा आसानी से मिल जाता है। किसी भी दुकान पे आप जाइएगा तो आपको इंजेक्शन वगैरह, टैबलेट वगैरह आसानी से मिल जाता है। ये सच है? हाँ, ये सच है। करबेगैया से हम लोग हमेशा टैबलेट लेकर जाते थे। क्या वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते थे, नाम उसका बता दे, एंटेन एक टैबलेट आता था, फोर्टविन इंजेक्शन आता था, जो आसानी फोर्टविन तो उसमें दिया जाता है ना कि किसी को महिलाओं ज्यादा पेन है तो ऑपरेशन वगैरह में दिया जाता है। हाँ। किसी भी महिला का ऑपरेशन होता है या किसी भी पुरुष का ऑपरेशन होता है तो वो दर्द ना हो, इसलिए उस दर्द को उसका साइड इफेक्ट भी बहुत है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। वो मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम समझिए कि इंसान को बर्बाद कर देता है, रोगी बना देता है। मेरा ये नस है जो ये पूरा खराब हो चुका था। अच्छा। और ये उसी मेडिकल नशा के वजह से ही बार बार हाथ काटते थे, क्योंकि जब नहीं मिलता था तो लगता था कि गोली मार ले, खुद को सुसाइड कर ले। स्थिति मतलब समझिए कि एकदम अपने कंट्रोल में इंसान नहीं रह पाता है। तो स्थिति ये हो गया था कि जब हम यहाँ से गए घर पे तो जब जब बेचैनी होता था तब तब हम लड़ाई करते थे, अपना माथा दीवार में लड़ाते थे। पिताजी से लड़ाई हो जाता था तो पिताजी से हम कहते थे कि जमीन वगैरह सब बेच दीजिए और वो पैसा हमको दे दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में तो नशा का भूत सवार था, तो था कि भाई हम बिजनेस करेंगे, खूब पैसा आएगा तो खूब नशा करेंगे। तो उस टाइम मेरी मम्मी हमको बहुत कोऑपरेट की। हम 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना तक हम सोते नहीं थे। रात में नींद नहीं आता था, पागल रहते थे पूरा। मतलब समझिए कि बाल में बैठकर वो लोग तेल लगाते थे, कोई पैर दबाता था, कोई हाथ दबाता था, कोई सुलाता था, लेकिन फिर भी नहीं सोते थे। मम्मी दवा भी पिलाती थी नींद का, नहीं फिर भी नींद नहीं आता था। तो खैनी देती थी अपने हाथ से बनाकर मेरी मम्मी, कि कम से कम इस बहाने भी सो जाए। बहन मेरी जाती थी जब ट्यूशन पढ़ने, कोचिंग जब जाती थी तो वहां से रजनीगंधा, तुलसी वगैरह खरीद कर लाती थी कि भाई कम से कम खाकर घर में रहे। मेरे मामा जी है तो मेरे घर के पीछे बगीचा है, तो मम्मी उनको बोल के गांजा बनवा देती थी। गांजा चिलम में भर के मामा जी लेकर आते थे और हमको पिला देते थे कि थोड़ा सा शांत कम से कम ये रहे, जिंदा रहे, नहीं तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसके बाद से फिर वो सब देखे कि भाई यहाँ पे तो अब हमको नशा करने नहीं देगा, ये सब हमको नशा करना था। मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि हमको खूब नशा करना है, और घर पे लोग नशा करने नहीं देता था। कहीं भी जाते थे तो लोग पूछने लगता था कि कहाँ गए थे, मतलब बहुत टेंशन हो जाता था। फिर क्या हुआ कि हम चले गए धनबाद में 1 साल रहे। 2017 पूरा धनबाद में हम बिताए, और उस धनबाद में भी पूरा सुबह से शुरू करते थे, रात तक नशा में ही बीतता था। उसमें एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, जब उस टाइम हम समझिए कि मौत के मुंह से वापस आए थे। ये पूरा कट गया था इधर, जब आप देखेंगे तो ये पूरा कट गया था, पूरा खून से लबालब भर गया था एकदम नशे की हालत में। धीरे धीरे फिर वहाँ से घर आए। घर आने के बाद से सामाजिक जीवन में जब गए, देखने लगे, लोगों को समझने लगे, थोड़ा सा उम्र भी हो गया था,
धीरे धीरे नशा से दूरी बनती गई। कैसे छूट गया अचानक से इतना ये नशेड़ी इंसान, और जितना इतना कैसे आसानी से सुधर गया? जितना आसानी से हम इस कहानी को आपको बता रहे हैं, इतना आसान ये छोड़ना नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, नशा छोड़ना, नशा से निकलना। क्योंकि हम नशा में सिगरेट, गुटखा, खैनी, गांजा, स्मैक जो पाउडर मिलता है, स्मैक मेडिकल नशा का सब कुछ करते थे, टैबलेट वगैरह, कोरेक्स जो सिरप आता है वो सब कुछ करते थे, इंजेक्शन वगैरह भी लेते थे, शराब वगैरह भी खूब पीते थे, सब नशा करते थे, जो मिलता था वही करते थे। तो वहां से निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ा बात था, और कोई सोच भी नहीं सकता है कि वहां से कोई इंसान निकल पाएगा। लेकिन हम बहुत प्रयास किए, और आज के समय में हम मीट मछली भी नहीं खाते हैं। देखिए, तुलसी का माला पहन के अब एकदम संत बन गए, समझिए कि एकदम भगवान के भक्त बन गए। भगवान का बहुत कृपा रहा। निकलना बहुत आसान नहीं था, जितना आसानी से हम बोल रहे हैं उतना आसानी तो बहुत मेहनत करते थे। दो 2-2.5 साल हम बहुत संघर्ष किए नशा छोड़ने के लिए। 1 साल तो मेडिकल नशा से निकलने के लिए संघर्ष किए, उसके बाद 1 साल क्या संघर्ष किए? जैसे आपकी वीडियोस को कोई देखेगा जिसको बहुत ज्यादा नशा की लत है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे निकला जाए, सबसे उनके पहले लिए क्या संदेश देखिए, है? सबसे पहले जब नशा करने वाला कोई भी लड़का होता है तो वो उसका दूरी माँ बाप से काफी ज्यादा बन जाता है। मतलब कि वो न माँ बाप बोलिए, बीवी बोलिए, अब जो भी परिवार के लोग परिवार होते हुए, हैं, कम्युनिकेशन नहीं रह जाता है, वहां पे दूरी बन जाता है। तो सबसे पहले जिसको भी नशा छोड़ना है, आप अपने परिवार वालों के कभी करीब रहने का आदत डालिए, अपने पिताजी के पास, अपने माँ के पास। हाँ, आपको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे शुरू में, वो लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। आप जब भी उनके सामने जाएंगे तो वो लोग गुस्सा के नजर से देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ के वहां बैठिए ताकि आपका आदत हो पाए, मतलब एक कम्युनिकेशन बन पाए। तो जब तक आपका अपने परिवार से, अपने फैमिली से एक अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा, तब तक आप नशा से नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को नशा छोड़ना है तो अपने माँ बाप के करीब जाइए, उनसे बैठिए, उनसे बात करिए, अपने समस्याओं को उनसे शेयर करिए। अपने अंदर, आपके अंदर जो भी बुराई है आप अपने माँ बाप से शेयर करिए, ना कि अपने दोस्तों से। अपने माँ बाप को दोस्त समझ लीजिए। भले ही आप कहेंगे कि हाँ पिताजी, हम पापा, हम देखिए ना बहुत ज्यादा गांजा पीते हैं, हमको लत लग गया और इतना बुरी तरीके से इस नशा के दलदल में हम फंस गए कि नहीं निकल पा रहे हैं, तो पिताजी सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि लात जूता का कमी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप उनको बोलिए। जब आप एक बार बोलेंगे तो वो गुस्साएंगे, 2 बार बोलेंगे तो वो उनको थोड़ा सा नाराजगी रहेगा, लेकिन चीजों को समझेंगे। आप बार बार उनसे बोलिए कि हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं, हम कैसे निकले। तो माँ बाप को जब आप अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो एकदम आपका आसान हो जाएगा नशा छोड़ने वाला जो रास्ता है। और दूसरा कि पूजा पाठ, थोड़ा सा अगर आप धर्म को मानते हैं, आप अपने संस्कृति को मानते हैं, तो पूजा पाठ थोड़ा सा आप करिए। सुबह उठिए, एक रूटीन बनाना पड़ता है ताकि पूरा दिन आपका अपने काम में ही बीत जाए। सुबह उठते थे हम, तो सुबह उठ के ठंडा में भी एकदम ठंडा रहता था, नहाते थे, नहा के जाके शिव जी का पूजा करते थे, अगरबत्ती वगैरह दिखाते, तो 1 घंटा इसमें बीत जाता था। फिर उठते थे, नाश्ता करते थे, नाश्ता करने के बाद से वही गाय का काम करने चले जाते थे। फिर थोड़ा सा सोते थे खाना खा के, फिर शाम हो गया, शाम में फिर गाय खिलाने का टाइम हो जाता था, तो गाय फिर खिलाते थे 3-4-5 बजे। फिर गाय का दूध निकालने का टाइम होता था, तो किसी को बुलाओ, भाई दूध निकलवा, उसके बाद उसको दाना दो। फिर शाम हो जाता था तो खाना पीना मम्मी पापा के साथ उसमें एंगेज हो जाते थे। तो इस तरह से एक रूटीन हमको बनाना पड़ा था, और गांव में रह के ये सब चीज करते थे, मेहनत करते थे। जो किचन गार्डन होता है गाँव में, तो फरहरी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा काम कर लेते थे कि कम से कम इस बहाने हम कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि मेरा समय जो है वो अपने परिवार के साथ बीते, अपने घर, अपने काम में बीते। गांव है तो गाय भैंस हर किसी के घर में गांव में रहता है, कितना भी कोई अमीर हो या कितना भी गरीब हो, एक गाय तो जरूर रखता है या भैंस रखता है। तो हम लोगों के घर पे शुरू से ही गाय गौ पालन किया जाता है। मेरे पिताजी भी गौ सेवा बहुत ज्यादा करते हैं, मेरे चाचा जी भी बहुत ज्यादा गौ सेवा करते हैं, मेरे दादाजी शिक्षक थे, वो भी गौ सेवा बहुत ज्यादा करते थे। तो उनके मुंह से हम लोग सुनते थे कि जो गौ सेवा करता है उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आता है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आता है, आप गौ सेवा करते हैं, तो वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज अच्छा, ठीक है विशाल जी, अभी आप बोले कि फिजिकली अपने आप को इतना इन्वॉल्व कीजिए कि आपको नशा से दूर जाना पड़े। ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, कितना फिजिकल वर्क करते हैं। हाँ, फिजिकल लेकिन आप इनको देखोगे
तो इवनिंग में ये दारू बिना पिए सो नहीं सकते। देखिए इनके दिमाग में बैठ गया है, रिक्शा वाले हो गए, ठेला वाले हो गए, या फिर जो भी फिजिकली मेहनत करते हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं जो लेबर का काम जो करते हैं, तो उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि हम काम कर रहे हैं और शराब पिएंगे तभी हमारे शरीर का जो थकावट है वो दूर होगा। लेकिन उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि भैया आप शराब के जगह पे दूध और हल्दी पीजिए, उससे भी आपका शरीर जो है और मजबूत होगा, आप बीमार नहीं होंगे, आप फिजिकली और स्ट्रांग होंगे। और यही कारण है कि मजदूरी करने के बाद से या फिर कोई भी फिजिकली मेहनत करने के बाद से लोग शराब करते हैं या गांजा पीते हैं और धीरे धीरे चल के कुछ ऐसा स्थिति हो जाता है कि उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है, कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, और जितना वो जीवन में कमाए नहीं होते हैं उतना पैसा उनके इलाज में चला जाता है। तो उनको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई आप शराब मत पीजिए थकावट के बाद, आप दूध पीजिए, आप जूस पीजिए, ताकि आप और अंदर से मजबूत हो। तो ये चीज है और उन लोगों को जागरूक करने का जरूरत है। और मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, हम लोग मिलकर जागरूक करेंगे। जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, जितने भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, कूड़ा चुनने वाले लोग हैं, इन लोगों को ज्यादा जागरूक करने का जरूरत है। इनको ये बताना पड़ेगा कि आज तो आप अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आत्मा के शांति के लिए आप नशा कर ले रहे हैं, लेकिन कल इसका असर आपके भविष्य के, आपके बच्चों पे पड़ेगा। आप बुढ़ापा में जाहिर सी बात है कि नॉर्मल इंसान की तरह आप नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे उम्र ढलने के साथ आपका जो मानसिक रूप से भी आप बीमार हो जाएंगे, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। तो नशा का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं होता है तो वो ब्रेन पे होता है। आप देखिएगा कभी भी नशा करने के बाद से लोग सही से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो सही जगह रहता ही नहीं है। सबसे ज्यादा नशा का असर ब्रेन पे होता है। तो लोगों को जागरूक करने का जरूरत है। आपको नहीं लगता कि ये जितने नशा करने वाले लोग हैं उनके पास नशा करने का हर दिन कोई ना कोई बहाना होता है? हाँ, यार बड़ी बहाना। टेंशन है, हाँ, इसीलिए दारू पी लिया, मतलब आज बहुत खुश है तो नशा कर लिया। हाँ, बिल्कुल नशा तो करने वालों वैसे के लोगों पास के लिए बहुत क्या बहाना संदेश होता है, है। क्या संदेश है? ऐसे लोग, और जरूरी नहीं कि ये मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, ये हाई अब तो क्लास के अच्छे भी घर लोग के लोग- हैं, मिडिल हाँ, क्लास के हाँ, भी हाँ, लोग हाँ, हैं, हाँ। उनके लिए क्या कहना है? देखिए- और ये कोई मजदूरी भी नहीं करते देखिए हैं। एक चीज बता रहा है कि जो भी बच्चा, जैसे आपका ही बेटा होगा, बड़ा होगा, और समझिए कि वो हर दिन आपसे एक नया बहाना, दोस्तों को लेकर, बुक्स को लेकर या फिर पेन को लेकर, कि ये काम है, वो काम है, दोस्त के पास जाना है, नोट्स के लिए जाना है, ये करना है, समझ लीजिए कि वो गलत आदत के चपेट में आ गया है, वो गलत आदत पकड़ लिया है। तो आजकल का तो ये हो गया है कि आज सबसे ज्यादा जितने भी मिडिल क्लास हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो नशा के चपेट में है ही पहले से। लेकिन जो थोड़ा सा रिच लोग हैं उनके बच्चे नशा की तरफ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं। वो सूखा नशा बहुत ज्यादा कर, जैसे स्मैक वगैरह हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, मेडिकल नशा वो आसानी से जाता। पहले क्या था कि गांजा नशा था, दारू था, तो कोई भी पी के आता था। जैसे हम लोग बचपन में नशा करते थे, हम लोगों को मेडिकल नशा के बारे में नहीं अच्छा, एक पता बात था। मुझे बताइए, जैसे मेडिकल नशा का आप नाम ले रहे हैं, तो ये कैसे किसी को बिना पुर्जा दिए हुए वही हम बात prescription बता रहे हैं दिए, कि कैसे, पहले, क्यों देखिए दे पहले देते हैं? क्या था कि पहले गांजा और दारू लोग पीते थे ज्यादा। तो हम भी जब नशा का शुरुआत किए थे तो जब थोड़ा सा हार्ड नशा करते थे उसमें गांजा और दारू ही होता था। तो घर पे जब जाते थे तो मम्मी हाथ महक लेती थी। आप भी महक लिया, अगर हम गांजा पीकर यहाँ बैठेंगे तो आपको वो महक ही जाएगा, या शराब भी पीकर अगर हम बैठेंगे तो आपको महक जाएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई हम नशा में हैं। लेकिन आज के समय में जो मेडिकल नशा है, जो नशीले पदार्थ जो मेडिकल शॉप पे मिल जाते हैं आसानी से, वो अगर हम खा लें, अगर एक टैबलेट हम खा लें, हम अंदर अंदर नशा में रहेंगे लेकिन आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम नशा में हैं। ठीक है, तो वो चीज अंदर ही अंदर परिवार को खोखला करता है और बाद में ऐसा रूप ले लेता है वो चीज। महंगा मिलता है क्या ये सब? नहीं, महंगा सस्ता होता है वो, लेकिन बिना पर्ची का, जो आप कह रहे थे बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर वो आप लीजिएगा तो 5 रुपया का सामान 100 रुपया में मिलेगा। और वो नशा करके आज के समय में जितने भी युवा हैं, मतलब अपने देश के आधा आबादी, समझिए कि 50% युवा जो है वो नशा पे निर्भर है अभी के समय में। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, और उन लोगों को समझाना है, बताना है, उनके अंदर एक खौफ डालना है नशा के प्रति कि अगर आप करेंगे तो आप भी बर्बाद हो। अच्छा, ये बताइए कि ये जितने भी मेडिकल शॉप वाले हैं जो बिना पुर्जी के किसी को ये नशीली दवाइयां दे देते हैं, इससे तो कई लोग सुसाइड भी कर लेते होंगे। बिल्कुल कर आपको रहे नहीं लगता है कि इनका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए या इन पे लाइसेंस रद्द- कार्रवाई भी होनी चाहिए? नहीं, लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए। जो भी मेडिकल नशा से रिलेटेड कोई भी नशीला दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं
उनपे उनका लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए, उनपे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देश के भविष्य है युवा, देश के भविष्य है हमारे जनरेशन के लोग ही तो देश के भविष्य, यही लोग तो आगे का भविष्य देखेंगे या आने वाला जनरेशन जो है। तो ये लोग देश का ये लोग देश के लिए खतरा है, ये दुश्मन है देश के लिए, इसलिए इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो लोग भी इस समाज को नशे की आग में ढकेल रहे हैं, अपने बच्चों को बेहतर कॉलेज में भेजने के लिए, बेहतर व्यवस्था देने के लिए, अच्छे घर में रखने के लिए दूसरों के बच्चे का जीवन जो बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ये लोग जनद्रोही हैं, समझे ना। देशद्रोही होता है, राज्यद्रोही होता है, लेकिन जो नशीला पदार्थ बेच रहा है, गांजा दारू, इसका नशाखोरी जो कर रहा है, वो लोग राजद्रोही है, तो उनपे वो जनद्रोही है, तो उनपे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। वो समाज के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे राज्य, हमारे गांव समाज, सबके लिए वो दुश्मन है। अभी ये वीडियो आपके कई लोग देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, टीनेजर्स भी देखेंगे, जो नशा कर रहे होंगे, वो ये बोलेंगे कि ये बड़ा ज्ञानी बन रहा है, खुद तो नशा करके बैठ गया। हाँ, तो हम जब इसलिए ज्ञान दे रहे हैं ना, अब इसका उम्र हो गया है तो हम लोगों को सिखा रहा है। नहीं, ज्ञान हम नहीं दे रहे, हम ये कहानी इसलिए बता रहे। देखिए, अभी मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ है, मम्मी बहुत गुस्सा होती है कि तुम जाते हो कैमरा पे आकर बोलते हो कि हम बहुत ज्यादा नशा करते थे, हम नशेड़ी थे, तुम्हारा शादी हम कैसे करेंगे। लेकिन हम मम्मी को समझाते हैं कि मम्मी देखो, तुम मेरे वजह से कितना परेशान हुई। भारत के संस्कृति में महिलाओं को देवी कहते हैं, हम लोग दुर्गा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, और उसी दुर्गा को, लक्ष्मी को, देवी को हम लोग घर में प्रताड़ित करते हैं नशा कर करके। हम तो नशा करके बहुत खुश होते थे, लेकिन मेरी मम्मी को ताना सुनना पड़ता था। मेरी मम्मी अपने आप को कोसती थी, घुटन महसूस करती थी, रोती थी दिन रात, भगवान के पास रोज जाकर माथा पटकती थी कि हम ऐसा कौन सा पाप कर दिए कि मेरा बेटा नशेड़ी हो गया। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब हम गलती जो किए उस पर सुधार भी किए। अब हम उस नशे के दलदल से, नशे के चंगुल से, नशे की गिरफ्त से बाहर आ गए। तो कम से कम मम्मी हमको समाज के लिए काम करने दो, बताने दो ये कहानी, ताकि जो और भी युवा हैं वो ये देखें और उनके अंदर एक डर पैदा हो। अगर हमारे बताने से अगर 100 लोग ही नशा छोड़ देते हैं, कितना सौभाग्य का बात होगा, हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे। लेकिन अगर मेरे कारण किसी 100 लोगों का जीवन बदल जाता है, तो समझिए कि 100 लोग का जीवन बदलेगा तो उसके पीछे कितने लोग होंगे। अगर आपके हस्बैंड अगर या आपके बेटा अगर शराब पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, रिलेशन के लोग, सभी लोग परेशान होते हैं उससे। तो अगर 100 लोग नशा छोड़ते हैं तो सैकड़ों लोगों का परिवार जो है वो बच जाएगा, और सैकड़ों लोगों के चेहरा पे खुशी आ जाएगा, हजारों लोगों के चेहरा पे खुशी आ जाएगा। इसलिए हम ये कहानी बताते हैं, और हम चाहते हैं कि इस कहानी को दुनिया जाने। इसलिए हम बड़ा खुश होकर बताते हैं। आपको भी जब बताए होंगे तो बड़ा खुश होकर बताए होंगे। लोग शर्म करते हैं अपने बुरे चीजों को बताने में, लेकिन हमको गर्व महसूस होता है कि भाई हम नशा के चंगुल से निकल गए, बच गए, मेरा जीवन महादेव जी बचा दिए, और अब लोगों को जागरूक करना है, लोगों के लिए काम करना है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हो गया कि आप कैसे नशा कर रहे थे, कैसे निकले। नशा मुक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? नशा मुक्ति के लिए हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेरे मामा जी जो मेरे साथ नशा करते थे, जिनको हम पटना से ले जाके स्मैक पिलाते थे, उनके साथ गांजा बैठकर पीते थे, वो 50 साल से नशा करते थे, उनको हम नशा मुक्त बना दिए। मतलब गांव समाज के लोग ये कल्पना भी नहीं किए होंगे कि उनका नाम है नारद सिंह। कल्पना भी नहीं किए होंगे कि भाई नारद सिंह कभी नशा छोड़ेंगे, जो दिन भर नशा के हालत में दिन भर पड़े रहते थे, दिन भर नशा करते थे। उनका नशा के कारण उनकी बीवी छोड़ दी, उनके बच्चे छोड़ दिए, बहुत बेहतर वो लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनको छोड़ दिए। इनका बिजनेस वगैरह, मामा जी का, मेरे सब कुछ बर्बाद हुआ। और वैसे इंसान को हम नशा के दलदल से बाहर निकाल दिए, और मेरे गांव के दर्जनों लोग हैं जो अब नशा छोड़ चुके हैं। क्या किया आपने ऐसा? बस जागरूकता, और कुछ मेडिसिन भी था। मेडिसिन भी ऐसा नहीं है कि। आपका अगला कदम क्या है नशा मुक्ति के लिए? अगला कदम है कि जिनको मेडिसिन का जरूरत है, उनके लिए मेडिसिन भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे जगह पे हम बात किए, क्योंकि हम उस लायक नहीं थे पहले कि हम पैसा इन्वेस्ट करके इन सब चीजों पे काम कर सके, क्योंकि इसमें पैसा लगता है। कहीं भी आप जाएंगे आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो इसमें खर्च लगता है, टीम रहेगा, पूरा वो रहेगा। तो अब हम सोशल मीडिया से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, आपको भी पता है। तो हम इस लायक जरूर हो गए हैं कि हम अपने समाज के लिए काम कर सके। तो बहुत सारे चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं, और नशाबंदी के लिए हम बहुत जल्द जागरूकता अभियान चलाएंगे। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी की एक फौलादी फैसला था, ये छोटा मोटा फैसला नहीं था। और इससे बिहार की
जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी खुश है, एकदम समझिए कि उनका जीवन एकदम हाँ एक खुश हैं। तो बिल्कुल फिर जो खुश है। आए दिन खबरें आती हैं कि यहाँ पे 75 आदमी जहरीली शराब से मर गए, यहाँ पे किसके नकली कारण? तो शराब से नीतीश मर कुमार गए। के कारण जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं बिहार नहीं, जब में। शराब बंद हो गया तो फिर तो शराब लोगों आ का कहाँ से गलती रहा है, ये बंद लोगों का कहाँ रहा गलती। है? बनाने वाला कौन? आम लोग। पीने वाला कौन? मेरे आपके जैसे कोई लोग हैं पीने वाले। तो भाई कोई कह नहीं रहा है, कोई डीएम साहब जाके कह रहे हैं किसी जिला के कि तुम शराब पियो जहरीली। अभी आपने कहा कि रिक्शा वाले को जागरूक करे कि आप दूध हल्दी पियो, जूस पियो, तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ मतलब बिहार में दूध से सस्ती शराब है? नहीं नहीं, दूध से सस्ती शराब है तो इसलिए तो बाद में अपने जिंदगी को महंगी बना देती है। दूध से सस्ता आप शराब पियेंगे और बाद में जाकर इतना पैसा आपको कैंसर का इलाज कराने में लग जाएगा कि जमीन जायदाद घर द्वार सब बिक जाएगा। तो भाई सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सस्ता चीज अच्छा नहीं होता है। मतलब महंगी शराब पियो? नहीं नहीं, आप महंगा दूध पियो भाई, घी खाइए, आप दही खाइए, आप छाछ पीजिए, ये सब अच्छा चीज है। जूस पीजिए उस पैसा से। तो देखिए लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। जब से शराब बंदी हुआ है तब से लगभग 1000-1500 लोग तो जरूर ही मरे हैं बिहार में। तो ये लोग किसके गलती से मरे हैं? कौन कहा था इनको कि जाके आप शराब पीजिए? ये खुद के गलती से गए, खुद के गलती से शराब पिए और उनका जान गया। तो इससे सीखना चाहिए और लोगों को। फिर नवादा वगैरह में हाल फिलहाल ही लोग मरे हैं जहरीली शराब से। तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई अगर हम नशा करेंगे, अगर हम जहरीली शराब पिएंगे तो हम मरेंगे। नीतीश कुमार अगर कानून लेकर आए हैं शराबबंदी के खिलाफ तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा। बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं हम सबसे कह रहे हैं कि वो चाह देंगी तो नशा मुक्त समाज और नशा मुक्त परिवार बन जाएगा। कैसे? आपके हस्बैंड शराब पिएंगे और आप उनको घर में आने से इनकार कर दीजिएगा, घर बंद कर दीजिएगा, तो हिम्मत है कि वो घर में घुस जाएंगे? उठाइए बेलना मारना शुरू करिए जो नशा कर रहा है आपके घर में। वो अपने आप कितना दिन पिएगा? 10 दिन पिएगा, 15 दिन पिएगा, 20 दिन पिएगा। एक ना एक दिन उसको लग जाएगा कि अरे भाई अगर हम नहीं पिएंगे तो ये कलह खत्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपके लिए बोलना बहुत आसान है, क्योंकि इस पितृ सत्तात्मक समाज में और पुरुषवादी समाज में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप बेलन उठा के अपने हस्बैंड को, अपने बेटा को मारो। हस्बैंड नशा करके आपको मारेगा, आप उसको नहीं मार, आप वो नशा लेकिन यहाँ तो औरतों को ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम आई हो। नहीं, कैसे नहीं है घर? यहाँ तो औरतों को नशे की हालत में घर से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है कि अपने देश में घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण है शराब, नशा। तो घरेलू हिंसा हो रहा है, महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है शराब के कारण, नशा के कारण। तो महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। जब मान लीजिए पुरुष जब नशा छोड़कर महिलाओं को एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते हैं तो भाई महिलाएं ही आगे आए। और जो लोग नशा कर रहे हैं, जिनके हस्बैंड नशा कर रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि आप एकदम घर पाबंदी लगा दीजिए कि भाई आपको नशा के हालत में घर में आना ही नहीं है। अगर आप आइएगा तो हम नहीं रहेंगे। मैंने तो कई परिवार ऐसा भी देखा है जहाँ पे सिर्फ उसकी बीवी उसके अगेंस्ट में रहती कि तुम शराब नहीं पियो, तुम नशा नहीं करो, और पूरा परिवार अपने बेटे के सपोर्ट में रहता है। नहीं, बेटे के सपोर्ट में नहीं रहता है, वो मजबूर होता है। और बीवी देखिए पूरे आप देखिएगा कभी भी अभी सामाजिक जीवन में हम बता रहे हैं, आप सामाजिक जीवन में है ना, आप सामाजिक जीवन में है। आप कभी भी किसी भी औरत से पूछिएगा, अगर कितनी भी गंदी औरत होगी, कितनी भी गलत होगी ना, वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा पति जो है वो नशा करे, कभी नहीं चाहेगी। सबको अपना इज्जत, सबको सम्मान चाहिए, हर महिला को सम्मान चाहिए। हर औरत चाहती है कि हम एक बेहतर जीवन जिए, हम मेरा पति जो है वो हमको खुश रखे, वो शराब ना पिए, वो नशा ना करे, उसके अंदर कोई बुरा आदत ना हो। कोई इसके पक्ष में नहीं होगा कि भाई इस देश में नशाबंदी ना हो। सब महिला चाहती है और सब लोग चाहते हैं, जितने लोगों का घर जला है नशे की आग से, वो सब लोग चाहते हैं कि इस देश में नशाबंदी हो ताकि एक बेहतर समाज बन सके। हमारी बेटियां जो है वो सुरक्षित उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जले और वो सुधरे। जलना चाहिए, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। कहानी तो हमको क्या जरूरत है, हम क्यों आकर कैमरा पर ये कह रहे हैं कि हम नशा करते थे, हम नशेड़ी थे? हम इसलिए कह रहे हैं कि समाज देखे, जागरूक हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे बताने के कारण कई लोगों का जीवन बदला है। आपको नहीं भरोसा है, आप जाइए और उस जगह पे उस आदमी का इंटरव्यू लीजिए जिसका जिंदगी मेरे कारण बदल गया। अभी सिवान के पास एक मलमलिया जगह है, कुछ दिन पहले आप खबर सुनी होंगी, 1 साल लगभग हो गया
कि एक गांव में मतलब एक गांव के 2-4 गांव में 100-150 लोग जहरीली शराब से मर गए। छपरा जिला का घटना था। उस गांव के बगल में एक गांव है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वहां एक मजदूर है, वो कपड़ा का व्यापार करते, गाड़ी से घूम घूम कपड़ा बेचते थे, और मेरा वीडियो देखकर वो नशा छोड़ दिए। उनको हम लोग यहाँ से पटना से पूरा सभी लोग गए थे, उसमें कुमार अभिनव भाई, रवि जी, राकेश भाई, प्रिंस भाई, पूरा टीम के साथ हम लोग जाके उनको फूल माला से उनके गांव में स्वागत किए थे उनका नशा छोड़ने के लिए। तो उस गांव में एक अलग ही क्रांति आ गया, लोगों के अंदर दिमाग में आ गया कि अरे भाई हम भी नशा छोड़ेंगे तो मेरे लिए भी ये लोग आएंगे और हमको सम्मानित करेंगे। तो इससे बदलाव हो रहा है, जो मेरा मकसद है वो हम उस मकसद में हम कामयाब हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको और बड़े स्तर पे हम लोगों को जागरूक करें और अपने जैसे दर्जनों लोगों का, सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का कहानी लेकर हम समाज के बीच में आए और दिखाएं कि देखिए नशा के कारण किस तरीके से किसी बच्चे का, किसी युवा का, किसी बाप का, किसी माँ का जिंदगी तबाह हो जाता है, किसी परिवार का जिंदगी तबाह हो जाता है और कैसे परिवार बिखर जाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कीजिए। हाँ। कि आप रिपोर्टिंग, आप भले अपने आप को पत्रकार ना बोलिए, पर नहीं, हम वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ ऐसा चीज अच्छा लगता है तो वीडियो बना देते हैं। बोल सकते हैं कि हाँ हम एक रिपोर्टर हैं, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट कर रहा है तो वो रिपोर्टर है। बिना डिग्री के रिपोर्टिंग करना नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम सोशल मीडिया ऑप्शन दिया है, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉगिंग भी तो लोग करते हैं, तो वो कौन सा डिग्री लेकर? अब मोदी जी पत्रकारिता की डिग्री लिए हैं, मैं ये बोल राहुल गांधी पत्रकारिता की डिग्री लिए हैं। बिना डिग्री के रिपोर्टिंग करना कितना, मतलब कभी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे फंस गए यार, मेरे पास डिग्री नहीं है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि आजाद भारत है, ठीक है, यहाँ बोलने की आजादी, किसी के लिए लड़ने की आजादी आपको भी है, हमको भी है, और सोशल मीडिया एक माध्यम है अपने बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, सिस्टम सत्ता तक पहुंचाने का। तो बस उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बाकी हम लोग पत्रकार नहीं। अगर राहुल गांधी बीच में खूब वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी तो रिपोर्टर हो गए, क्रिएटर है, तो वही हम भी क्रिएटर है भाई। तेज प्रताप भी हम भी नहीं, तेज प्रताप भी क्रिएटर है। हम क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों के समस्याओं को क्रिएट करके दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम गरीबी को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, हम बेबस लाचार लोगों को, किसान के समस्याओं को हम सोशल मीडिया पे आकर दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया के आड़ में अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं और अश्लील वीडियो बना रहे हैं, नाचने वाले का, गाने वाले का, अश्लील वीडियो बनाने वाले का, वो लोग जाकर वो चीज लोगों को दिखा रहे हैं, तो वो समाज के लिए खतरा है। उसको कैसे रोका जाए? उस पे आप जैसे लोग FIR करेंगे, रुक जाएंगे अपने आप। भारत में, बिहार में बहुत सारा अभी कुछ 1 साल लगभग हुआ, साइबर थाना खुला, जाइए सब लोग साइबर थाना में जाइए, कंप्लेंट डालिए उन लोगों के खिलाफ जो इस समाज को गंदगी परोस रहे हैं। अपने आप धीरे धीरे डर हो जाएगा लोगों के अंदर और खत्म हो जाएगा ये चीज। लेकिन कुछ समय पहले आप लोग भी तो ऐसे वीडियोस बनाते नहीं बनाते थे, कभी नहीं बनाए। आप एक वीडियो उठाकर दिखा दीजिए जिसमें किसी अश्लीलता को हम लोग परोसे हो, एक वीडियो अगर आप दिखा दीजिएगा, वीडियो बनाना बंद कर देंगे। सास इसके साथ भाग गई, ननद इसके नहीं, साथ भाग कभी गई। नहीं, कभी एक वीडियो अगर विशाल राय का अश्लील आप सोशल मीडिया पे देखिएगा तो उस दिन से, हाँ, उस दिन से मेरा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, उस दिन अपने हाथ से लेकर आप डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, आप दिखाइए एक भी गंदगी वाला चीज। अच्छे चीजों को हम लोग, अच्छे चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन गंदे चीजों का सपोर्ट हम लोग कभी नहीं किए हैं। अच्छा, आपके जैसा यूथ समाज में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, क्या क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा बदलाव होगा अपने आप को एक सही दिशा में लेके जाना। जब आपके अंदर अच्छाई होगा, जब हम अपने आप को सुधार लेंगे ना, तो हमारा सोसाइटी जो है हमको देखकर सुधरना शुरू कर देगा। जब हम अपने गांव में जब हम सुधर गए, तो मेरे गांव के आसपास में जो मेरे घर के आसपास के बच्चे हैं, वो मेरा एग्जाम्पल देकर खुद ब खुद वो बुरे चीजों से दूरी बनाने लगे। तो पहले आप खुद को सुधारिए, पहले आप अपने मकसद को क्लियर करिए, अपने विजन को क्लियर करिए, अपने मिशन के पीछे भागिए, अपने लक्ष्य के पीछे भागिए, उसके लिए काम करिए। अपने आप को जब आप सुधारेंगे ना, तो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास रहने वाले जो लोग होंगे, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी जो है वो जाने लगेगी और खुद लोग सुधरना शुरू कर देंगे और बदलाव वहीं से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है समाज और समाज सुधार की, लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ खाना पीना रहने से मतलब है समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है,
ना वो खुद करते हैं ना अपने बच्चों को करने देते हैं। हाँ, तो ऐसे में सोसाइटी कैसे बदलेगा? बदलेगा। देखिए, अगर जो भी माँ बाप, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे वहां गलत हो रहा है और हम आवाज क्यों उठाएं, तो एक दिन वो चीज आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी गलत होगा। अगर आपके घर के सामने या फिर मेरे घर के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो किसी दिन आपके घर के सामने भी भ्रष्टाचार होगा। अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य को गोली मार दिया जा रहा है या नशा का आदी हो जा रहा है और वो बर्बाद हो रहा है, तो कभी ना कभी वो चीज आपके साथ भी होगा। तो दूसरे के समस्याओं को अपना समस्या समझिए, उसके लिए काम करिए। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगा तो आपके साथ उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, या आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अगर आपके अंदर जरा भी ईमानदारी होगा, अगर किसी का मदद आप एकदम एकदम मतलब साफ दिल से करते हैं, अंदर एकदम बिना स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से अगर करते हैं, बिना स्वार्थ का अगर किसी का मदद करते, किसी के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप कभी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होइएगा, आपके साथ कभी भी समस्या नहीं हो। सोसाइटी तब सुधरेगा जब आप दूसरों के समस्या को अपना समस्या समझेंगे। जब आप सफल 100% तब होइएगा जब आपका पड़ोसी भी सफल होगा। आप अगर सफल हो जाइएगा और आपका पड़ोसी का जीवन एकदम बर्बाद है, उसके घर में सब लोग नशा कर रहे हैं या फिर वो गरीबी से जूझ रहा है, और आप अपने आप को समझ रहे हैं कि अरे हम बहुत बड़े हैं, आप दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, और अपने पड़ोसी को आप उसी बुरी हालत में छोड़ दिए हैं, तो आपको अगर 100% अगर सफल होना है तो आप बगल वाले को भी देखिए, सोसाइटी को भी देखिए, नहीं तो 1% तो कमी रह जाएगा, 99% होगा। तो 1% को पूरा करिए, तब जाकर सोसाइटी बदलेगा। आपको ज्यादातर रवि भट्ट जी के साथ देखा जाता है। रवि भट्ट जी आपके लिए क्या है और उनका कितना महत्व है आपकी लाइफ में? बहुत महत्व है। वो मेरे सुख दुख के साथी हैं। हम लोग साथ में पिछले 2.5 साल से हम लोग साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ सोते हैं, मतलब सारा सब हर सुख दुख में हम लोग पिछले 2.5 साल से साथ में। तो बहुत महत्व रखता है। मित्र है, साथ में काम कर रहे हैं। जीवन में हर इंसान किसी ना किसी के साथ काम कर रहा है। आप भी अगर कैमरा के सामने बैठी हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर कोई कैमरा के पीछे काम कर रहा है तो हो सकता है कि उसके भी पीछे कोई काम कर रहा है। तो सबका अपना अपना योगदान होता है, और रवि जी का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। वो मेरे भाई से बढ़ के हैं, और हम लोग एक दूसरे पे भरोसा करके एक दूसरे का साथ रहते हैं। हम उन पे भरोसा किए, वो हम पे भरोसा किए, और हम दोनों लोग मिलकर अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम लोग अपने इस 2.5 साल के बीच में हम लोग बहुत से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं, बहुत से लोगों को आर्थिक मदद की है। तो हम लोग मिलकर अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम लोगों का रिश्ता आज 2.5 साल से एकदम सम्मान्य है और आगे भी बहुत गहरा रहेगा। आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे प्राउड मोमेंट क्या है? आपको लगा कि यार बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे हासिल हो गई? सबसे ज्यादा खुशी हमको अपने जिंदगी में उस वक्त हुआ था जब मेरे वजह से मेरे पिताजी को सम्मान मिला, मेरे वजह से मेरी मम्मी को सम्मान मिला। जो पिताजी हमेशा मेरे वजह से रोते थे, जो मेरी माई हमेशा मेरे वजह से ताना सुनती थी, रोती थी, वो माँ, वो बाप के चेहरा पे खुशी रहता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब समझिए कि संपत्ति है। और सबसे ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट रहता है जब हम अपने पिताजी के चेहरा पे खुशी देखते हैं, जब हम अपने पिताजी से नोक झोंक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मतलब जिस तरह से एक दोस्त के साथ कुछ समझ लीजिए कि नोक झोंक किसी किसी बात पे होता है, वैसे हम अपने पिताजी के साथ हंसते खेलते हैं। और अपने पिताजी को जब हम हंसते हुए देखते हैं, अपने माँ के चेहरा पे खुशी देखते हैं, और जब मेरे पिताजी कहीं जाते हैं और उनको लोग कहते हैं कि अरे आपका बेटा ऐसे था, ऐसे हो गया, और जब आकर वो हमसे कहते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है। हमको लगता है कि और भी इस तरीके से हम समाज के युवाओं को हम इस तरह से बनाएं कि समाज में एक परिवर्तन आ सके। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व। और एक दिन हम जब आपको बता रहे थे अभी कि एक मजदूर को हम सम्मानित करने मलमलिया सिवान गए थे, और वो पूरा परिवार कह रहा था कि आप मेरे लिए भगवान हैं, आपके वजह से मेरा परिवार बच गया। उसका बेटा जो कहीं बाहर में मजदूरी करता था, वो मैसेज कर करके हमको कहता था कि भैया आपके कारण मेरे पिताजी शराब छोड़ दिए, आपके कारण मेरे पिताजी नशा छोड़ दिए, आप मेरे लिए भगवान है, मेरे घर जाइए। तो उस वक्त बहुत अच्छा फील हुआ था। हमको लगा था कि हमको एक मोटिवेशन मिला था, हमको मतलब ये एहसास हो गया था कि भाई हम ये काम अगर करेंगे समाज के लिए, अगर कुछ इस तरह का काम करते हैं नशाबंदी के लिए,
तो ये जरूर सफल होगा और समाज में इसका बेहतर संदेश जाएगा। तो हमको मोटिवेशन वहां से मिला था, अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल चैरिटी बहुत हो रहा है, चैरिटी मतलब तो पता ही है, हाँ, चैरिटी करके सोशल मीडिया पे दिखाना कितना सही है, बिल्कुल और सही है। और चैरिटी का लोग गलत भी मिसयूज भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ चीजों को दिखाते हैं सोशल मीडिया पे और उसके नाम पे फंडिंग ले लेते हैं, सिर्फ वो दिखाने गलत। के लिए ही करते हैं सोशल हाँ, बस मीडिया दो पे। चार चीज, और उसको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुत्ता का सेवा कर देंगे, जो गाय का सेवा कर देंगे, जो किसी गरीब को खाना खिला देंगे और उस वीडियो को प्रमोशन में लगा के सोशल मीडिया पे बूस्ट करके पैसा लगा के और उसमें अपना स्कैनर डाल देते हैं, वो गलत है। अगर आप ऐसे किसी का मदद कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं तो वो एकदम अच्छा है। जब बुरे चीजों को लोग आके अपना कमर हिला हिला कर नचनिया का नाच दिखा सकता है सोशल मीडिया पे, तो हम किसी का मदद करके क्यों नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं ना। जब कोई गलत करके सोशल मीडिया पे परोस सकता है तो हम किसी का मदद करके भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा है, इससे तो बेहतर संदेश जाएगा, इससे जागरूकता आएगा युवाओं में, और भी लोग इस तरह का मदद करके वीडियो बनाएंगे तो कम से कम देखा देखी, कम से कम कुछ लोग किसी का मदद तो करेंगे। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, नचनिया और फलाना ढिमका। आजकल क्रिएशन के नाम पे जो गंध मच रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लोग खुद को क्रिएटर और स्टार समझने लगे हैं। और ऐसे क्रिएटर के पास में बहुत सारे बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशंस के मैसेज आते हैं। क्या आपके पास कभी आया है ऐसा? हाँ, बहुत बार आया है। अच्छा। और एक बार गलती से वीडियो हम बना भी दिए थे लेकिन डाले नहीं थे। हाँ, वीडियो बना दिए और उस वीडियो को डिलीट कर दिए। अच्छा। हमको लगा कि नहीं ये गलत है, हम इसके खिलाफ काम करते हैं। और ये चीज बहुत बार ऑफर आता है हम लोग का, मान लीजिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत पैसे मिलते हैं आपके पास, तो पैसे कमाने का अच्छा जरिया था। अच्छा जरिया था। हमेशा आता है, हर महीना 2 महीना पे कोई ना कोई मेल आ जाता है। आपने क्यों नहीं किया? नहीं, क्योंकि मान लीजिए हमको 50,000 रुपया मिलेगा, 20,000 रुपया मिलेगा, और वो गेम खेलने के बाद से किसी का किसी गरीब का पैसा जो है वो डूब जाएगा, तो मेरा पैसा हम 1 लाख ही हमको मिल जाए, 50 लाख ही मिल जाए, तो वो जो हमको पाप है उसका जो हमको हर्जाना है वो तो भुगतना ही न पड़ेगा। कोई अगर रोएगा। क्या होता है बेटिंग ऐप और क्या होता है ऑनलाइन गेमिंग ऐप? हमको क्या होता है साइड इफेक्ट इसका? देखिए, साइड इफेक्ट हम नहीं खेलते हैं, लेकिन जो ये खेलता है उसको हम समझते हैं कि ये पागल है। मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना, तो सच बता रहे हैं कि इस बात को लेकर लड़ाई हो जाता है। जैसे शेयर मार्केट में बहुत मित्र हैं जो आसपास में रहते हैं और दिन भर मोबाइल में पगला की तरह शेयर मार्केट का देखते हैं। हमको लगता है कि एकदम सनक गया है, पागल है, एक ना एक दिन मेंटल हो जाएगा। या जो ये जो कौन सा ड्रीम 11 वगैरह करके इस तरह का है ना बहुत सारा ऐप, तो उस पे जो पैसा लगाता है ना, अब मेरे साथ रहता है तो हमको चिड़चिड़ापन, मन करता है उसको 2-4 झापड़ दे दे, भगा दे अपने पास से। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप काम करिए, उस पैसा को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, ये जुआ मत खेलिए। गांव में जो बुद्धिजीवी लोग होते थे तो गांव में ताश का पत्ता लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो जो बुद्धिजीवी होते थे, जैसे मेरे गांव में मेरे दादाजी टीचर थे, किसी को ताश खेलते हुए देख लेते थे तो बमक जाते थे कि सब जुआड़ी है, सब नालायक है, सब बेहुद्दा है, इसके साथ मत जाना। तो और वो सेम चीज अब सोशल मीडिया पे आ गया है। घर घर के बच्चे जुआ खेल रहे हैं, पहले दिखता था अब दिखता नहीं है। तो ये हम इसका सपोर्ट नहीं करते। ऐसे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, इनको आपका क्या संदेश है? जो मतलब 50,000 भी अगर उनका फॉलोवर आ जाता है तो लगता है कि यार आई एम द बेस्ट, मतलब मैं कोई स्टार हूँ, और नहीं वो तो ऐसा आप अगर आप इस तरह के गंदगी, इस तरह के गंदे चीजों का प्रमोशन करके अगर 10 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया गंवाने के लिए तैयार रहिएगा। बस हम उनको यही कहेंगे। अगर आप शराब बेच रहे हैं, आप गांजा बेच रहे हैं, वो गांजा और वो शराब कोई पी रहा है, उसके किडनी पे असर हो रहा है, उसके लीवर पे असर हो रहा है, तो क्या लगता है कि आप उस चीज से बच जाएंगे? आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन वही पैसा आपके अपने बीमारी के इलाज कराने में लग जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, जो जहां से चलता है वो वहीं आकर रुकता है। अगर आप गलत चीजों से पैसा कमा रहे हैं तो आपके साथ भी एक ना एक दिन गलत होगा, वो चाहे आपके बेटा के साथ हो या आपके बेबी के साथ हो, लेकिन किसी न किसी रूप में वो पैसा आपका आपके घर से निकलकर जरूर रास्ता अपना निकाल लेगा। तो कर्मा इज रियल। हाँ, आपके जीवन का अगला उद्देश्य क्या है? और लास्ट एकदम मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा परिवार को नशा से बचाना, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नशा के दलदल से बाहर निकलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मेरा विजन एकदम क्लियर है, नशा मुक्ति पे काम करना है। मेरा मिशन, मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है और हम उस पे काम भी कर रहे हैं। हम ऑफलाइन हजारों लोगों को नशा छुड़ा दिए। जाते जाते एक बात पूछनी है। अभी आपने बताया कि बिहार में शराब बंद है, बहुत अच्छा हो गया,
लेकिन जहाँ भी, जिस राज्य में भी शराब धड़ल्ले से बिक रहा है या फैक्ट्रियां हैं, वहाँ का रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट होता है, वो राज्य बड़ा समृद्धशाली बन जाता है। नहीं, बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शराब से जो रेवेन्यू बिहार को आता था, शराब से जो रेवेन्यू आता था उससे और तेज गति में बिहार का विकास होता, लेकिन शराब से तो रेवेन्यू अब आ नहीं रहा है। तो हम उन लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि भैया क्या आप अपने बेटा को ये कहेंगे कि तुम शराबखोरी करो? अपने बेटा को ये कहेंगे कि तुम किसी का हत्या करके घर में पैसा लाओ जिससे हम मेरा घर चले? आप चाहेंगे कभी भी? आप चाहेंगे कभी भी कि आपका जो बेटा है वो लोगों के जिंदगी को तबाह करके पैसा लेकर आए अपने घर में? रेवेन्यू के लिए हम कुछ भी नहीं ना करेंगे। और वैसा रेवेन्यू हमको क्यों चाहिए भाई, जिससे हमारे देश के करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे हो? वैसा रेवेन्यू का विकास, वैसे पैसे से हमको विकास नहीं चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपया लाकर हम दे दे और आपके सामने नशा से हजारों लोग तड़प रहे हो, मर रहे हो, तो क्या आप उस पैसा को स्वीकार करिएगा? वो पैसा उसी से आया हुआ है, स्वीकार करिएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, करिएगा स्वीकार? आपके पति शराब का व्यापार कर रहे हैं या शराबखोरी कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, और वो शराब पीकर आप ही के आंखों के सामने करोड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग, हजारों लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और वो पैसा लाकर आपको दे या उससे खरीद कर गहना लाकर आपको दे, उस गहना को आप पहनिएगा? आप कभी एक्सेप्ट करिएगा उस चीज को? तो हमको ऐसा रेवेन्यू चाहिए ही नहीं। हम तो मोदी जी से कहते हैं कि पूरे भारत में अगर आप महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, अगर आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो पूरे भारत में नशा बंद करिए, नशा बंदी करिए, और नशा बेचने वालों पे, नशा का कारोबार करने वालों पे, नशा का उत्पादन करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, क्योंकि देश के लिए यह खतरा है। पाकिस्तान और चाइना से बड़ा दुश्मन हमारे देश में बैठे वो लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं, और उससे हमारे देश के युवा, जो हमारे भविष्य है, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए हमको। गरीबी स्वीकार है, हम गरीबी में जी लेंगे, हमको सड़क थोड़ा सा हम कम संसाधन में जी लेंगे, लेकिन हमको उस तबाही से विकास नहीं चाहिए, उस विनाश से विकास नहीं चाहिए। अभी हमारे साथ थे बिहार के चर्चित उभरते हुए व्यक्ति जो कभी नशे की धुत में लीन रहते थे। आज वही व्यक्ति, जो लोग नशे में रहते हैं, उनके लिए एक मिसाल बन रहे हैं, नशा छुड़वा रहे हैं, नशा मुक्ति के तरह तरह के अभियान चला रहे हैं।